हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, कम्युनिटी बॉक्स नंबर 16 है आज, और इसमें देखेंगे लास्ट वीकेंड और उससे पहले जितने भी क्वेश्चन हमने अपने कम्युनिटी टैब में पूछे थे, उनके सही उत्तर के साथ साथ उनसे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्यों को मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। देखिए, काफ़ी लोगों का क्वेश्चन आता है कि जो आप कम्युनिटी बॉक्स में क्वेश्चन पूछते हैं उनके आंसर पिन नहीं करते। तो नए लोगों को बताना चाहूँगा, जितने भी हम कम्युनिटी बॉक्स में क्वेश्चन पूछते हैं, 15 या 20 दिन में उनसे संबंधित एक वीडियो आता है जहां पर सभी क्वेश्चनों का सही उत्तर आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, इसलिए वहां पे कोई भी आंसर पिन नहीं होता। तो अभी देखिए, 2 हफ्ते से लेकर अभी तक के जितने भी हमने वहां पे कम्युनिटी टैब में एमसीक्यूज पूछे थे आपसे, उन सभी के सही उत्तर आज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, अगला जो फिर हम आज से भी या कल से जो भी क्वेश्चन डालेंगे टैब में, उसकी वीडियो फिर नेक्स्ट वीडियो बनेगी 17 वाली। तो ऐसे ये क्रम हमारा चलते रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सही उत्तर मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करेंगे सेशन। देखिए दोस्तों, काफ़ी वैकेंसीज भी आने वाली हैं, आप सभी को सूचित करना चाहता हूं। देखिए, तैयारी में बिल्कुल कंटिन्यू रहिएगा, बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लेना है आपने, क्योंकि लगातार आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं और बहुत से एग्ज़ाम आपको इस 2021 के वर्ष में देखने को मिलेंगे। ठीक है, और आप देंगे भी, क्योंकि 22 में चुनाव होने हैं। तो चुनावी एजेंडा बनाने के लिए गवर्नमेंट को कुछ तो काम दिखाना होता है। तो इसीलिए आप लोगों को अपनी मेहनत कंटिन्यू रखनी है। इस बार सिलेक्शन लेके रहना है कि 21 का जो वर्ष है ये मेरे लिए बहुत शुभ होगा, मैं इसमें सिलेक्शन लेकर रहूँगा और 22 में मुझे ज्वाइनिंग करनी ही है, ऐसा मोटो बनाकर चलेंगे तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। तो चलिए, लास्ट वीकेंड में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उनको डिस्कस करते हैं। बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत से अच्छे क्वेश्चन भी इसमें थे। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए स्क्रीन पे, निम्न में से छायावाद की किस रचना को हिंदी का मेघदूत कहा जाता है? ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा ऊपर लेवल का है। बहुत से लोग कहते हैं कि ऐसे क्वेश्चन यूके ट्रिपल एस के आउट ऑफ सिलेबस हैं, लेकिन यूके ट्रिपल एस कभी कभी थोड़ा डेप्थ में भी क्वेश्चन डाल ही देता है। वैसे अमूमन कवि परिचय से कवि की संबंधित रचनाएं पूछी जाती हैं, उनकी विधाएं पूछ ली जाती है, कवि का जन्म वर्ष पूछ लिया जाता है, जन्म स्थान पूछ लिया जाता है। लेकिन कभी कभी इस प्रकार के प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि एक भारतीय आत्मा के नाम से किसको जाना जाता है, राष्ट्र कवि किसको कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पूछा जा रहा है कि छायावाद की ऐसी कौन सी रचना है जिसको हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी। बहुत कम लोगों ने सही उत्तर दिया है, आंसू जो है इसका सही उत्तर है। आंसू जो हमारी रचना है, ये 133 छंदों का विरह प्रधान स्मृति काव्य है। ठीक है, 133 छंदों का विरह प्रधान, अगर कभी क्वेश्चन बनेगा तो विरह प्रधान है, ये पीड़ा वाला काव्य रचना है। और इसकी रचना हुई थी 1925 में, और इसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। अब बात करें जयशंकर प्रसाद की, तो जयशंकर प्रसाद एक छायावादी कवि हैं, और जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था 1889 में, 1889 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद अन्य रचनाओं की बात करते हैं। देखिए, आंसू तो जयशंकर प्रसाद की है, झरना भी जयशंकर प्रसाद की रचना है। चिदम्बरा जो है ये हमारी सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है, जिसके लिए उनको ज्ञानपीठ दिया गया। और अनामिका जो रचना है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप नोट कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, देखिए, आंगल गोरखा युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी, देखिए हिस्ट्री का। आंगल गोरखा युद्ध आप सभी को पता है 1814 में शुरू हो गया था ये आंगल गोरखा युद्ध। और इसका जो उसमें तात्कालिक रीज़न था वो क्या था? यहाँ पर देखिए, कारण पूछा जा रहा है, लेकिन तात्कालिक बिल्कुल मेन कारण पूछा जा रहा है, किस वजह से ये युद्ध हुआ था। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है, बुटवल प्रांत में गोरखों का हस्तक्षेप, यानी कि तात्कालिक जो कारण था वो बुटवल प्रांत में गोरखों का हस्तक्षेप था। वैसे अगर यहाँ पर क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही होता कि आंगल गोरखा युद्ध का कारण क्या था, तो फिर ये सभी उत्तर सही हैं। मूरक्राफ्ट की तिब्बत यात्रा, सुदर्शन शाह की ब्रिटिशर्स से संधि, बुटवल प्रांत में गोरखों का हस्तक्षेप, ये सभी, तो ये सभी इसमें सही हो जाता। लेकिन तात्कालिक कारण पूछा है तो बुटवल प्रांत है। देखिए हुआ क्या दोस्तों, आंगल गोरखा युद्ध का जो कारण था मेन, बुटवल प्रांत जो था, गोरखपुर के आसपास एक प्रांत था बुटवल। इस बुटवल प्रांत में उसमें पल्या राजा शासन करता था, जिसने ब्रिटिशर्स की अधीनता स्वीकार की हुई थी पहले से, यानी कि वो टैक्स वगैरह देता होगा। लेकिन उसमें नेपाल के एक शासक ने, भीमसेन थापा ने, पल्या राजा की हत्या कर दी और संपूर्ण बुटवल पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। ब्रिटिशर्स पहले से मौके पे थे कि किस प्रकार से हम गोरखों पे आक्रमण करने का बहाना हमें चाहिए था, क्योंकि उससे पूर्व जब हमारी मूलक्राफ्ट की तिब्बत यात्रा होती है ना, तो तिब्बत जाता है मूलक्राफ्ट, तो उसको भी नेपाल में बंदी बना लिया जाता है। इससे भी थोड़ा चिड़े होते हैं अंग्रेज। उसके बाद के सुदर्शन शाह भी जो भटक रहे होते हैं, खोरबुआ के युद्ध के बाद ब्रिटिशर्स से मिलते हैं, हेयरसे से मिलते हैं और बोलते हैं कि मेरा खोया हुआ साम्राज्य वापस कर दो, मैं आपको ऐसे ऐसे इतना भाग दे दूंगा, या जो भी डील उनके बीच में हम इतिहास में पढ़ते हैं अपने कोर्स के अंतर्गत विस्तार में। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न था। लेकिन जैसे ही बुटवल प्रांत में घटना होती है तो गोरखों को
गोरखों पे आक्रमण करने का ब्रिटिशर्स को मौका मिल जाता है। ठीक है, और तुरंत वहाँ पे लॉर्ड हेस्टिंग्स, उसमें भारत का गवर्नर जनरल होता है, वो वहाँ से ऑर्डर देता है कि बुटवल प्रांत पर क्या कर दो, युद्ध की तैयारियां कर दो। और जो कैप्टन ब्रैडसा होता है, ब्रैडसा के नेतृत्व में बुटवल प्रांत को गोरखा मुक्त कर देती है ब्रिटिश सेना। फिर बुटवल जो होता है ब्रिटिशर्स के नियंत्रण में आ जाता है। ठीक है, और कौन करता है ये पूरा जो अभियान है उसको सफल बनाता है, ब्रैडसा, कैप्टन ब्रैडसा। ठीक है, ये सभी हम तथ्य पढ़ते हैं अपने उत्तराखंड इतिहास के कोर्स में। तो ये सभी जब होता, तात्कालिक नहीं होता, यहाँ पे तात्कालिक कारण में हमेशा उत्तर होगा आपका बुटवल प्रांत में गोरखों का हस्तक्षेप, ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महात्मा गांधी के कुमाऊं आगमन के समय तत्कालीन कुमाऊं कमिश्नर कौन था? तो देखिए, गांधी जी की कुमाऊं यात्रा हुई थी 1929 में, कौसानी में भी प्रवास किया था उन्होंने, और बहुत सी महत्वपूर्ण बातें हम डिस्कस करते हैं। ये वीडियो मैंने आपको यूट्यूब पर भी दिया हुआ है, महात्मा गांधी जी की कुमाऊं यात्रा और स्वामी विवेकानंद जी की अल्मोड़ा यात्रा, इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, उत्तराखंड जी के ऑनलाइनर्स वाली प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियोज़ मिल जाएंगी, या उत्तराखंड का इतिहास वाली जो प्लेलिस्ट है चैनल पे, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो जब गांधी जी आए कुमाऊं में, उस समय तत्कालीन कुमाऊं कमिश्नर था एनसी स्टाइफ, यानी कि ऑप्शन ए इसमें सही था, एनसी स्टाइफ। ठीक है, इसका जो कार्यकाल रहा था वो 1925 से लेकर 1931 तक रहा था, यानी कि गांधी जी कब आए, 1929 में। ठीक है, इस टाइप के टाइम पे एक दो और महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। टिहरी में उसमें रवाई कांड हुआ था 1930 में, और साथ ही पेशावर कांड भी इसी के टाइम पीरियड पे घटित हुआ था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप। बाकी देखिए, उत्तराखंड में जो जंगलात आंदोलन हुए, कुली बिगाड़ आंदोलन हुए, उस समय पर्सी विंडम कुमाऊं कमिश्नर था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ओकले जी ने गांधी जी के सम्मान में भाषण पत्र पढ़ा था अल्मोड़ा में। इबर्टसन जो था उसने अंतिम भू बंदोबस्त किया था, ठीक है, गढ़वाल में 1928 में, ये भी याद रखिएगा। इबर्टसन कांड भी घटित हुआ था उत्तराखंड में, ये सभी हम उत्तराखंड हिस्ट्री कोर्स में पढ़ते हैं। उत्तराखंड में मंगल अवसरों पर गाए जाने वाला गीत कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, जो हमारा आर्ट एंड कल्चर है उत्तराखंड का, यहाँ से हमेशा आप देखते होंगे ग्रुप सी में क्वेश्चन बनता है। कभी लोकगीत से क्वेश्चन बनता है, कभी लोक नृत्य से बनता है, कभी वाद्य यंत्र से क्वेश्चन बन जाता है, कभी लोक उत्सव से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, या हमारा कभी कभी धार्मिक यात्राओं से क्वेश्चन बन जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। अब फिर भी आपको बोलना चाहूँगा, जो परीक्षा वाली पुस्तक है उसमें आपका टॉपिक है ना उत्तराखंड लोक सांस्कृतिक तत्व, उनको आप अच्छे से रिविजन कीजिए, बहुत बार उसको पढ़ दीजिए, आप रट दीजिए सभी चीज़ों को, वहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा आपका, गारंटीड है। ठीक है, तो मंगल अवसरों पर उत्तराखंड में गाया जाता है सकुनाकर, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, 75% बिल्कुल सही उत्तर दिया है, तो सकुनाकर राइट आंसर है। देखिए, खुदेड़ गीत की हम बात करते हैं, तो खुदेड़ गीत जो होता है ना, पहले गढ़वाल क्षेत्र में क्या होता था, किसी भी लड़की की छोटी उम्र में ही शादी कर दी जाती थी, यानी कि बचपन में ही शादी हो जाती थी। तो फिर वो जैसे ही ससुराल जाती थी तो उसको मायके की याद आती थी, तो मायके की याद में जो गीत गाती थी वो उसे खुदेड़ गीत कहा जाता है। न्यौली क्या होता है, देखिए न्यौली भगनौल जो गीत हम पढ़ते हैं या देखते हैं उसी की तरह सेम होता है न्यौली गीत। ये अनुभूति प्रधान गीत होता है, ठीक है, या प्रेम प्रधान गीत भी इसको हम बोल सकते हैं। झुमैलो जो है गढ़वाल में गाया जाता है, ये प्रेम और वेदना का प्रतीक गीत है। ठीक है, और सकुनाकर जो है ये मांगल गीत है, यानी कि मंगल अवसर पर, जैसे कि विवाह उत्सव पे, जन्म उत्सव पे, उसके साथ साथ जो हमारा बच्चे का चूड़ाकर्म होता है, जनेऊ होता है, यज्ञोपवीत होता है, वहाँ पे ये गाए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2021 के गणतंत्र दिवस पर उत्तराखंड की झांकी केदारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो देखिए, 2021 में उत्तराखंड को जो झांकी आती है रिपब्लिक डे की, उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, और इस बार हमारी थीम थी केदारखंड, और हमको मिला तीसरा प्लेस। ठीक है, थर्ड प्लेस, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर दिया आप सभी लोगों ने। पहले प्लेस पे रहा उत्तर प्रदेश, दूसरे प्लेस पे रहा त्रिपुरा, और तीसरा प्लेस उत्तराखंड को मिला। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य की किस बटालियन ने गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में मार्च किया था? ठीक है, तो कौन सी हमारी बटालियन थी जिसने गणतंत्र दिवस 2021 में भाग लिया यहाँ पे? तो राइट आंसर इसका सभी ने सही दिया है, गढ़वाल राइफल्स बिल्कुल सही उत्तर है। तो गढ़वाल राइफल्स की जो 17वीं बटालियन है इसने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, ठीक है, मार्च किया यहाँ पे, और इसको लीड करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे कैप्टन राजपूत सौरभ सिंह। और गढ़वाल राइफल्स की मैं बात करूँ तो गढ़वाल राइफल्स इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 5 मई 1887 को। ठीक है, 5 मई 1887 को गढ़वाल राइफल्स की स्थापना हुई, लेकिन पहले स्थापना कहाँ होती है इसकी? अल्मोड़ा में। कहाँ पे स्थापना होती है? अल्मोड़ा में। इसके बाद देखिए इसको स्थानांतरित किया जाता है 4 नवंबर 1887 को गढ़वाल राइफल्स को स्थानांतरित किया गया कालों का डांडा में, यानी कि कालों का डांडा वर्तमान लैंसडाउन में। ठीक है, कालों का डांडा का जो नाम लैंसडाउन हुआ वो 1890 में हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उसमें भारत का जो तत्कालीन वायसराय था वो कौन था? लॉर्ड लैंसडाउन, उसी के नाम पे ये नाम दिया गया। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विस्मय भाव के लिए विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द कौन सा है?
तो विस्मय प्रकट करने के लिए, ठीक है, विस्मय आश्चर्य प्रकट करने के लिए इसमें से अरे जो होगा वो विस्मयादि बोधक अवयव शब्द है। अवयव क्या होते हैं आपने पढ़ा है, अवयव वो शब्द होते हैं जिन पर लिंग वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये अविकारी होते हैं, ज्यों के त्यों रहते हैं ये, ठीक है। तो अरे जो है विस्मय भाव प्रकट करता है। आह जो है, उफ जो है, ये हमारे थोड़ा ऐसा करते कि जैसे पीड़ा या कुछ ऐसा भाव प्रकट हो रहा है, ठीक है। आह कराहना, ठीक है, उफ बोलते हैं ना, ये हमारा विस्मय भाव तो प्रकट नहीं कर रहे। हाय जो है, हाय कहीं ना कहीं वेदना को प्रकट करता है, हाय वो मर गया, ठीक है, तो ऐसे बोलते हैं ना। तो अरे जो होगा केवल ये विस्मयादि बोधक अव्यय है इसमें, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन था यूनेस्को द्वारा रामायण उत्सव को विश्व का अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर कब घोषित किया गया, ठीक है। तो देखिए रामायण उत्सव बहुत फेमस है, ये चमोली के जोशीमठ ब्लॉक के कुछ गांव है जैसे सलोड़ हो गया, डुंगरा हो गया, सेलंग आदि गाँव में प्रचलित है। रामलीला का एक हिसाब से मुखौटे लगाकर संवाद और पूरा लोक नृत्य के माध्यम से पूरा मंचन किया जाता है इसमें। 2 अक्टूबर 2009 को इस रामायण उत्सव को विश्व का अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया। अब अमूर्त क्या होता है, देखिए अमूर्त का मतलब होता है जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अमूर्त मतलब जिसको हम छू नहीं सकते, तो ये एक प्रोग्राम है, इसको हम छू सकते, जैसे फूलों की घाटी है, ये मूर्त सांस्कृतिक धरोहर हो जाएगी हमारी फूलों की घाटी, क्योंकि उसको हम देख सकते हैं ना, टच कर सकते हैं, फिजिकल चीज़ है वो। तो ये हमारा अमूर्त शब्द ये होता है, ठीक है। बहुत बार इसमें भी कंफ्यूज हो जाता है, तो याद रखिएगा। रामायण जो उत्सव है ना, इस रामायण उत्सव का सबसे मेन बोल सकते हैं जो आकर्षण का केंद्र है वो क्या है, तो ये मेन आकर्षण का केंद्र इसमें होता है कलात्मक मुखौटे, ठीक है। कलात्मक मुखौटे पहनकर ये पूरा संवाद वगैरह किया जाता है इसमें, तो ये सबसे मेन इसमें आकर्षण का केंद्र है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1975 से पूर्व दूरदर्शन को किस नाम से जाना जाता था, तो 1975 से पहले जो दूरदर्शन है इसको किस नाम से जाना जाता था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, टेलीविज़न इंडिया, ठीक है। टेलीविज़न इंडिया बिल्कुल सही है इसमें। देखिए दूरदर्शन की जो शुरुआत हुई थी ना, परीक्षण के तौर पर दूरदर्शन को 15 सितंबर, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बता रहा हूँ, सब नोट कर लीजिएगा। दूरदर्शन को परीक्षण के तौर पर 15 सितंबर 1959 में लॉन्च किया गया था और उस समय इसका नाम था टेलीविज़न इंडिया, ठीक है। उस समय हफ्ते में सिर्फ 3 दिन आधा आधा घंटा यहाँ पे प्रोग्राम प्रसारित होते थे, ठीक है। इसके बाद आया 1965 का वर्ष, तो 1965 के बाद रोजाना प्रसारण होने लगा दूरदर्शन से, रोजाना प्रसारण, ठीक है। और इसके बाद आया 1975 का वर्ष, फिर टेलीविज़न इंडिया का नाम बदल कर दिया गया दूरदर्शन, ठीक है। महत्वपूर्ण पॉइंट है। और इसके बाद देखिए सबसे महत्वपूर्ण टाइम आया दूरदर्शन के लिए जब रंगीन टेलीविज़न का शुभारंभ हुआ। रंगीन दूरदर्शन की शुरुआत होती है 1982 में, ठीक है। दूरदर्शन रंगीन कब हुआ था या रंगीन दूरदर्शन की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी, तो 1982 में हुई थी। और इसके बाद देखिए जो 80 से 90 का दशक था, 2 सीरियलों ने बहुत ही तहलका मचा दिया था, महाभारत और रामायण। इसके बाद तो दूरदर्शन बहुत ही पॉपुलर हो गया था, ठीक है। तो दूरदर्शन से संबंधित टॉपिक भी हमारा हिंदी की प्लेलिस्ट में है, आप देख लीजिएगा, ठीक है, मैंने दिया हुआ है पहले। तो राइट आंसर इसका क्या हो गया, 1975 से पूर्व दूरदर्शन टेलीविज़न इंडिया के नाम से जाना जाता था। अगला देखिए, किस चंद शासक के शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता था या कहा जाता है, तो देखिए जगत चंद, बिल्कुल सही उत्तर दिया आप लोगों ने। जगत चंद के शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है। जगत चंद का जो टाइम पीरियड रहा वो 1708 से लेकर 1720 तक रहा था, ठीक है। और ये समकालीन था फतेहपति शाह का, उस समय गढ़वाल में फतेहपति शाह था। 1709 में जब गढ़वाल आक्रमण किया ना इसने, तो फतेहपति शाह की हार हो गई थी और संपूर्ण गढ़वाल भी जगत चंद के हाथों में आ गया था। लेकिन उस समय एंट्री होती है गढ़वाल के सबसे महान विदुषी व्यक्ति बोल सकते हैं, विद्वान व्यक्ति बोल सकते हैं, चाणक्य बोलते हैं जिसको, पुरिया नैथानी की। तो पुरिया नैथानी मतलब अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स से ऐसे कुछ काम करता है कि जगत चंद पूरा ही राज्य इसको समर्पित करके वापस कुमाऊं की तरफ लौट जाता है, ठीक है। फिर पुनः फतेहपति शाह के हाथों में शासन आ जाता है। अन्यथा कुमाऊं का एकमात्र राजा ऐसा हुआ जगत चंद जिसने गढ़वाल पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। जगत चंद से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट ये हैं दोस्तों, इसने जुए पर टैक्स लगाया था। पहला चंद शासक जिसने जुआ जो ताश होता है ना, ताश, तो उस पर टैक्स लगाने वाला राजा यही था। इसने 1000 गायें भी दान की थी, यानी कि सहस्त्र गोदान किया था इसने,
ठीक है। इसलिए तो बहुत ही प्रतापी राजा हुआ और बहुत अच्छा इसका टाइम पीरियड था, बहुत ही अच्छा प्रशासन इसने चलाया था, सुयोग्य था, शांत राजा था, इसीलिए इसके शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा जाता है। और देखिए बहादुर शाह प्रथम से भी इसने मुलाकात की थी और बहादुर शाह प्रथम ने इसको अभयदान दिया था। अभयदान का मतलब होता है हम युद्ध नहीं करेंगे, आप हमारे भय से मुक्त रहिए, यानी कि मुगलों ने बोला होगा कि हम आपको अभयदान देते हैं, हमारी तरफ से कोई भी युद्ध आपकी तरफ नहीं होगा। ठीक है, तो बहादुर शाह प्रथम से अभयदान लेने वाला चंद्र शासक कौन था, क्वेश्चन बनेगा कभी, तो आपका आंसर क्या होगा, जगत चंद। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस पत्र को परिक्रमित पत्र भी कहा जाता है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी हमारा सामान्य हिंदी का जो कोर्स चल रहा है, पेड कोर्स चलता है हमारा, ठीक है, उसमें हमारा पत्र लेखन का ही टॉपिक चल रहा है। और पत्र लेखन से आज के दिन में मैं बोल सकता हूँ विगत वर्षों से शुरुआत कर दिया यूके ट्रिपल एस ने, एक क्वेश्चन जरूर ऐड किया जा रहा है। अब वो अलग अलग पत्रों से क्वेश्चन बन जा रहा है, वो कभी अधिसूचना से क्वेश्चन बन जाता है, कभी कार्यालय आदेश से क्वेश्चन बन रहा है, कभी हमारा परिपत्र से क्वेश्चन बन रहा है, अर्धशासकीय पत्र, विज्ञापन, प्रारूपण, टिप्पण, क्या होता है यहाँ से सभी जगह से क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, तो परिक्रमित पत्र कहा जाता है हमारा परिपत्र को, ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर था। परिपत्र जो होता है ना, एक साथ कई कार्यालयों को, कई मंत्रालयों को, कई अधीनस्थ कर्मचारियों को प्रेषित किया जाता है एक ही साथ। ठीक है, और परिपत्र में हमेशा एक सादा कागज़ भी लगा होता है, ब्लैंक पेज हमेशा लगा होता है, उसकी रिसीविंग करके वापस जहाँ से वो भेजा गया उस ऑफिस में वापस आ जाता है पत्र, इसीलिए इस पत्र को परिक्रमित पत्र, घुमक्कड़ पत्र, नोट करिएगा, घुमक्कड़ पत्र, या इसको गश्ती पत्र भी कहा जाता है, गश्त लगा के आ जाता है सभी ऑफिसों के। ठीक है, मैंने क्या बोला, परिपत्र में हमेशा क्या होता है, एक ब्लैंक पेज होता है, ये एक साथ ये पत्र क्या होता है सभी विभागों को, जितने भी मंत्रालय हैं, कार्यालय हैं, अधीनस्थ कर्मचारी हैं, उनको भेजा जाता है। सादा कागज़ इसलिए लगाया जाता है इसके साथ ताकि वो रिसीविंग दिखाएं और वापस पुनः जिस जगह से पत्र भेजा गया था उसी ऑफिस को भेज दें, पूरा चक्कर लगा के आ गया नहीं पत्र, तो इसीलिए इसको परिक्रमित पत्र, घुमक्कड़ पत्र या गश्ती पत्र भी कहा जाता है। याद रखिएगा, कई बार परिपत्र से क्वेश्चन बनाए यूके ट्रिपल एस के एग्जाम। अगला क्वेश्चन है, देखिए लास्ट क्वेश्चन है कम्युनिटी टैब का, ये तो शायद आज या कल में ही पूछा था हमने। पीला पानी ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है। तो देखिए पीला पानी नामक एक पर्वत है उत्तरकाशी में, और वहीं पर स्थित है पीला पानी ग्लेशियर भी, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, उत्तरकाशी में है पीला पानी। ठीक है, पिथौरागढ़ बहुत लोगों ने किया, देखिए पिथौरागढ़ में पीला पानी नहीं बल्कि काला पानी ग्लेशियर है। ठीक है, काला पानी रेंज जो जाते हैं मिलम की वेस्ट ईस्ट रेंज जो जाती है वहाँ तक फैली हुई है, काला पानी जो प्लेस है वो पिथौरागढ़ में है, जबकि पीला पानी जो है उत्तरकाशी में है। ठीक है, बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपने। अब देखिए बहुत से लोग इसमें देख रहा था मैं कमेंट किए हुए थे कि उत्तराखंड में तो लगभग बहुत से हज़ारों ग्लेशियर हैं, क्या इतने हम याद करेंगे। तो देखिए कुछ कुछ ग्लेशियर होते हैं जो कभी कभी रैंडमली क्वेश्चन पूछ लेता है। सोना ग्लेशियर ऐसे आयोग ने पूछा, उसका कोई इतना महत्व है नहीं, कोई नदी भी ऐसी स्पेशल उससे निकलती नहीं। ठीक है, कीर्ति ग्लेशियर कई बार पूछा गया है। मेन ग्लेशियरों की अगर हम बात करें तो फिर गंगोत्री आता है हमारे पास, बंदर पूंछ हो गया, मिलम ग्लेशियर हो गया, ठीक है, पिंडारी ग्लेशियर हो गया। तो कुछ ऐसे ग्लेशियर जो मेन है, लेकिन आयोग क्या करता है, इनसे हट के ग्लेशियरों के नाम पूछ लेता है। तो 1 मिनट का समय आपका खर्च हो रहा है, तो आपको इतना 1 मिनट में याद तो हो जा रहा है ना, पीला पानी ग्लेशियर कहाँ है, उत्तरकाशी में। ठीक है, तो देखिए ज्ञान, मैं सामान्य ज्ञान में हमेशा बोलता हूँ, जीके का महासागर इतना गहरा है, आप जितना गोता लगाएंगे और गहरा होते जाएगा। अब डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से तैराकी करते हैं और कितनी चीज़ों को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो उन्हीं चीज़ों में से एक है ये भी। ठीक है, समझदार लोगों को इशारा काफ़ी समझ गए होंगे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों ये था कम्युनिटी बॉक्स, जहाँ पे हमने आज डिस्कस किए विगत हफ्ता के, जो सप्ताह के क्वेश्चन थे, जितने भी हफ्ते के क्वेश्चन थे। जल्दी मिलेंगे आपको नेक्स्ट टॉपिक में, और नई सीरीज़ें जल्दी शुरू होने वाली हैं आपके लिए, क्योंकि टाइपिंग का काम चल रहा है। परीक्षा वाली मैं आपको क्लियर करवा दूंगा एग्ज़ाम से पहले, या आपको मैं वादा करता हूँ। ठीक है, वो यहीं पे यूट्यूब पर आपको पूरा निःशुल्क करवाया जाएगा, बिल्कुल फ्री में। परीक्षा वाले के सभी चैप्टर में क्लियर करवाऊँगा आपको। ठीक है, उस पर हम टाइपिंग करवा रहे हैं अभी, जल्दी जैसे वो प्रिपेयर हो जाएगी तो फिर शुरू करेंगे एक नया सेशन। ठीक है, तब तक हमारे जितने भी टॉपिक चल रहे हैं, टेस्ट सीरीज चल रहे हैं, उनको फॉलो कीजिए। साथ ही मैं बोलना चाहूँगा हमारी एक फ्री वेबसाइट है, उसको भी आप फॉलो कीजिए, himavantuk.com। ठीक है, क्या करेंगे आप, himavantuk.com। इस वेबसाइट पर आपको उत्तराखंड करंट अफेयर्स, साथ ही डेली नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, उत्तराखंड टेस्ट सीरीज, उत्तराखंड के वॉरियर्स टॉपिक निःशुल्क अवेलेबल करवाए जाएंगे। ठीक है, तो इस वेबसाइट को भी फॉलो करें, हमारी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करें, एंड्रॉयड एप्लीकेशन को, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बाकी जितने भी हमारे सोशल प्लेटफॉर्म हैं उनसे जुड़े रहिए। ठीक है, बाकी अपनी स्टडी अच्छे से करिएगा। कोई डाउट क्वेरी होते हैं किसी क्वेश्चन में, आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से अपनी स्टडी कीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय उत्तराखंड।